हम हर रोज खुद को पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं। हम हर रोज जिंदगी का एक पन्ना मोड़ देते हैं। जी हाँ साथियों, हम प्रतिदिन जिंदगी का एक पन्ना मोड़ रहे हैं। हमारी जिंदगी का प्रतिदिन एक पन्ना गायब हो रहा है। अगर आपको अपने जीवन का बेहतर निर्वहन करना है तो आपको अपने लक्ष्य तक जाना होगा साथियों। बिल्कुल आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आवश्यकता है। और अगर आपको अपने ज़िंदगी का बहुत ही बेहतर संयोजन स्थापित करना तो दो महत्वपूर्ण तरीकों से आपको रूबरू होना पड़ेगा। पहला ये, जो आपको हासिल है ना साथियों, उसे पसंद करना सीख लो। और दूसरा ये, जो पसंद आए ना उसे हासिल करना सीख लो। फिलहाल हमें पूरा विश्वास है कि आप ऐसा कर पाएंगे और बहुत ही जल्दी आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आइए आपको जोड़ते हैं एक बहुत ही प्यारे से छोटे से कंटेंट में। फिलहाल एशिया महाद्वीप का एपिसोड चल रहा है। एशिया महाद्वीप के बारे में हम कई दिनों से रूबरू हैं। आज आपके स्क्रीन पर इसका 5वां एपिसोड लेकर के हाजिर है, मुखातिब हैं। जी हाँ साथियों, हमारा उद्देश्य है कि आपको स्पेशल तरीके से जो कंटेंट जितना ज़्यादा वक्त लेना चाहता है, जो एपिसोड जितना लंबा होना चाहता है, हम उसे उस हिसाब से, उस अभिप्राय से जोड़ते रहते हैं। वाकई में होता क्या है कि सीक्वेंस ये नहीं है कि हम किसी एपिसोड का धारावाहिक का संचालन कर रहे हैं जहाँ पर हर एपिसोड का एक मापतोल होगा, उससे ज़्यादा लंबा नहीं होगा, उससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर कंटेंट के हिसाब से, महत्वपूर्ण तथ्यों के हिसाब से कंटेंट छोटे बड़े हो सकते हैं। एपिसोड 5 पिछले 4 एपिसोडों से छोटा हो सकता है फिलहाल, लेकिन जानकारी छोटी नहीं है। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज स्पेशल रूप से हम अपने एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजातियों की बात करेंगे, फिलहाल भारत को छोड़कर। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की जो जनजातियां हैं हम वो भारत के भूगोल में लेंगे, हम भारत के परिवेश में लेंगे, हम अपने भारत के दृष्टिकोण में ऐसी बातों को साझा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एशिया महाद्वीप की, जैसे हम लगातार जनजातियों की बात प्रत्येक महाद्वीप पर करते आए हैं, जहाँ हमने आपको बुशमैन, पिग्मी, एस्किमो ऐसी तमाम जनजातियों से आपको रूबरू कराने का प्रयास किया और कराया भी है। उन प्रयास को आगे ले चलने के लिए, उसी रूपरेखा को बढ़ाते हुए हम आप एशिया महाद्वीप में जहां आपसे मुखातिब हैं, एशिया महाद्वीप पार्ट 5 आपसे कहेगा कि हम आज बात करेंगे प्रमुख जनजातियों की। साथियों, प्रमुख जनजातियां वाकई में होती क्या है? सबसे पहला तो दृष्टिकोण यही होना चाहिए, जनजातियां क्या है। तो आपको पहली बात समझना चाहिए, जनजातियों का मतलब एक निम्न स्तर होता है। हम ही लोगों में से, हम ही मनुष्यों का एक निम्न स्तर, जिन्होंने इस समाज, इस दृष्टिकोण से थोड़ा सा हटकर अपने जीवन की, अपनी संस्कृति की, अपनी रूपरेखा की एक अलग रूपरेखा बना रखी है, एक अलग दृष्टिकोण स्थापित कर रखा है। अर्थात उन्होंने खुद को इस लिंक से हटा दिया है। आप चले जाइए अमेजन वर्षा वन में, दुनिया के सबसे बड़े जंगल में, दुनिया का फेफड़ा कहे जाने वाले वन में आप पहुंचेंगे तो वहां पर कई ऐसी जनजातियां, आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं जिनका इस सामाजिक दृष्टिकोण से, इस सामाजिक ताना बाना से कोई बहुत लेना देना नहीं है। उनके पास हमारी तरह विशेष प्रकार के कैलेंडर वगैरह की व्यवस्था नहीं है। वो एक स्वच्छंद जीवन जी करके इस धरती से पलायन कर जाते हैं। 80, 90, 100 वर्षों का एक औसत जीवन उनका होता है। हमारी तरह, आपकी तरह औसत जीवन 60 वर्षों का लेकर वो फिलहाल नहीं घूमते हैं, क्योंकि वो पूरी नेचर के गोद में खेल रहे होते हैं। तो आदिवासी और जनजातियाँ, मेरी बातों को समझना, कुछ जनजातियाँ धीरे धीरे समाज के दृष्टिकोण से उठती हुई आगे चली आई। जैसे गोंड हुई, भील हुई, आप अपने भारत में ही देख सकते हैं। ये जनजातियां अपने आप को काफ़ी डेवलप कर चुकी हैं, क्योंकि ये समाज से जुड़ गई, समाज की ताने बाने से इन्होंने अपना हिस्सा स्थापित कर लिया। लेकिन साथियों देखना, ध्यान देना, परंतु आज भी बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं जो आदिवासी जीवन आज भी फिलहाल कबीले में जी रही हैं। उनका एक अलग अपना आशियाना है। उनके पास हमारी तरह ये पक्के मकान का जमाना नहीं है। उन्होंने अपना आशियाना बहुत ही बेहतर ढंग से सजाया है। वो नेचर की गोद में पल रहे हैं। वो नदी का बहता हुआ पानी पी रहे हैं। हमारी तरह, आपकी तरह आरओ लगा करके पानी पीने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और उनका जीवन पूरी तरीके से प्रकृति की गोद में है। हमारी आपकी तरह कूलर और एसी की व्यवस्था उन्हें नहीं चाहिए, और ना ही ऐसी व्यवस्था से वो अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। सच बताएं, वो बहुत ही अलग प्रकार का जीवन जी रहे हैं। अगर आप उनके पास जाने का भी प्रयास करना चाहते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं, क्योंकि उनका एक अलग कल्चर है, उनकी एक अलग संस्कृति है जिसको वो समायोजित करके चला रहे हैं। साथियों, इसी कड़ी में जहां आप जनजातियों की बातों को समझ चुके होंगे, जहां तक एक मेरा मानना है कि मोटा मोटा दायरा आप तक पहुंच चुका है कि हम किन की बात करने वाले हैं, तो उन्हीं जनजातियों में हम सबसे पहले, एक जनजाति है जिसका नाम यूकाधिर। यूकाधिर बहुत ही लंबी टॉपिक नहीं है साथियों। यूकाधिर ये एक जनजाति है, पहली जनजाति की बात कर रहे हैं।
इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे इन्युतु कहा जाता है। इन्युत या इन्युतु ये यूकाधिर जनजाति है। यूकाधिर इन्युत, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, जनजाति। ये कहाँ की है? पहला प्रश्न हमारा एग्जामिनर ये पूछता है। देखिए साथियों, हमें पहुँच के साथ साथ, पहचान के साथ साथ ये जानना जरूरी है कि एग्जामिनर हमारे साथ प्रश्न कैसा करेगा, कैसा व्यवहार होगा एग्जामिनर का। हम जिन्हें समझ रहे हैं, क्या एग्जामिनर भी ऐसे ही पूछेगा साथियों? फिलहाल देखना, उसके पूछने का दृष्टिकोण कई प्रकार का हो सकता है फिलहाल, लेकिन ऐसा एक प्रश्न आएगा, वो पूछेगा यूकाधिर इन्युत जनजाति कहाँ की है, ये कहाँ निवास करती है। तो एक तो ये प्रश्न होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपको देना होगा कि ये जनजाति रहती है साइबेरिया में। साइबेरिया इसका मतलब हुआ रूस। साइबेरिया यानी आप चले जाएंगे रूस में, चले जाएंगे, यहाँ देखिएगा यूकाधिर जनजाति यहाँ रहती है। अब देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ जुड़ने का फायदा क्या है अब आपको, देखना चीज़ों को कैसे समझ पाओगे। ये इग्लू नाम का घर बनाते हैं, इनके घर का नाम क्या है? इग्लू। ये लीजिए, इग्लू घर है, क्लियर है ना। ऐसा घर क्या किसी जनजाति ने और बना रखा था? तो आपको याद आएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जब हम लोग ले रहे थे, जब उसके बारे में हम समझ रहे थे, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो हमने आपसे कहा वहाँ पर एक एस्किमो जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति? एस्किमो। देखिएगा, एस्किमो जनजाति ये है उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की जनजाति है, मूल रूप से कनाडा की जनजाति है। एस्किमो ये एक इग्लू का घर बना, यानी बर्फ का घर बनाते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है। कौन? ये लोग बर्फ का घर बनाते हैं, जिसे हम इग्लू कहते हैं। स्लेज नाम की इनकी गाड़ी होती है, राइडर नामक वो खींचने वाला होता है, हार्पून नामक इनके पास हथियार होता है। इन सारी बातों को तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल ये बात यहाँ इसलिए है क्योंकि एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला। ये चीज देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो कच्चे मांस का सेवन करती है? आप कहिएगा सर एस्किमो। एस्किमो कच्चे मांस का सेवन करती है। एस्किमो को परिभाषित करने के लिए, लीजिए एग्जामिनर का अगला प्रश्न, इसलिए मैं बार बार आपको तरीके बता रहा हूं। एस्किमो को परिभाषित करने के लिए, या एस्किमो जैसा व्यवहार करने वाली, या एस्किमो जैसा ही अपने क्रिया चरित्र, अपने कल्चर का निर्वहन करने वाली दूसरी जनजाति कौन सी है? तो आप कहिएगा, ये कहाँ हमने लिखा है आपके सामने, यहाँ यूकाधिर इन्युत जनजाति। यूकाधिर यानी इन्युत जनजाति, ये वाली जनजाति आप कहिए कि साइबेरिया में रहने वाली यूकाधिर या इन्युत जनजाति एस्किमो जैसा, एस्किमो यानी उत्तरी अमेरिका का जो जनजाति वाला मसला था, कुछ इस तरीके के दोनों प्रारूप एक दूसरे में मैच कर रहे हैं, इसलिए एग्जामिनर इनको मिला करके प्रश्न कर सकता है। दोनों ही घर जो बनाते हैं उसको इग्लू कहा जाता है। यहाँ तक की बातें क्लियर होगी साथियों। तो इसी तरीके का प्रश्न आएगा। अगला देखिएगा, एक जनजाति की बात हम करेंगे जिसका नाम है सोमांग। सोमंग या सोमांग, सोमंग आब्लिक सोमांग। ये जनजाति कहाँ की है? मलेशिया की। ये जनजाति है मलेशिया की साथियों, मलेशिया। खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये पूर्णतया आखेटक हैं। आखेटक का मतलब शिकार पर जीवन इनका है, आखेटक हैं। परंतु ये देखिए आखेटक, ये आखेटक जरूर हैं, लेकिन ये किसका आखेट करते हैं? सोचिए जरा, आखेट भी तो करते हैं किसका, किस लिए करते हैं? इनका जो शिकार होता है ना, ये अपने सामानों को बनाने के लिए, यानी विभिन्न प्रकार के पात्रों को बनाने के लिए, औषधियाँ बनाने के लिए ये किसी जानवर का शिकार जरूर करते हैं। परंतु ध्यान देना, अद्भुत बात यह है कि ये पूर्ण शाकाहारी जनजाति है। पूर्ण कैसी जनजाति है? पूर्ण शाकाहारी जनजाति है ये, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा, यहीं की एक और जनजाति है, मैं तीसरा नंबर डाल रहा हूँ, सकाई जनजाति। सकाई जनजाति, ये जो सकाई जनजाति है ये कहाँ की है? यह भी मलेशिया की है, और इनका भी पूरा जीवन आखेटक होता है, यानी इनका भी शिकार पर ही जीवन है, आखेटक हैं ये। परंतु देखना, इनका जो शिकार करने का तरीका है ना, फूंक नली शिकार पद्धति। आप सोचोगे सर ये क्या है? फूंक नली शिकार पद्धति के माध्यम से, यानी ये नियम है इनका, इस तरीके से ये शिकार करते हैं किसी भी चीज़ का। फूंक नली शिकार। फूंक नली शिकार का मतलब हुआ
ये शिकारों के आसपास, यानी कई जगहों पर जहाँ इनको लगता है कि यहाँ पर जानवर आता होगा, फला जानवर यहाँ मारा जा सकता है, तो ऐसी जगह पर ये पाइपलाइन की व्यवस्था करते हैं, अर्थात पतली पतली पाइपों को डाल करके उसको चेक किया करते हैं कि जब वह जानवर बैठेगा तो उससे संबंधित चीज़ हमारे कान तक पहुँचेगी और हमें एक इशारा मिलेगा कि यहाँ पर फला जानवर बैठा हुआ है, कोई ना कोई तो है। जिसको सोच करके जब अनुमानित चीज़ों को आंकड़ा मिल जाएगा इन्हें, जब ये जान जाएंगे कि वाकई में कोई है, अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि मैं ज़मीन के माध्यम से किसी भी सुराख को बना दूं और उसके एक किनारे पर एक छोर पर बैठ करके मैं अनुसरण करूं, तो वहाँ अगर कोई जानवर बैठा हुआ है तो उसकी सांस या तमाम प्रकार की क्रियाकलाप उस छिद्र के माध्यम से हमारे कानों तो पहुँच सकती है कि नहीं पहुँच सकती? पहुँच सकती है। तो हम उसका सहारा लेकर के उस शिकार तक आसानी से पहुँच सकते हैं। ये तमाम प्रकार की गतिविधियाँ अपनाते हैं और इस प्रकार से अपने कार्य दायित्व का निर्वहन करते हैं। वाकई में अब ये मान के चलना, ये मांसाहारी हैं, ये मांसाहारी हैं। ये एग्जामिनर प्रश्न कर सकता है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति शाकाहारी है और कौन सी मांसाहारी है। देखिएगा, अगली जनजाति की बात करें तो बेद्दा। बेद्दा जनजाति कहाँ की है? बेद्दा जनजाति ये आपको कहाँ मिलेगी? इसका जवाब हो जाएगा साथियों श्रीलंका। बेद्दा जनजाति श्रीलंका में मिलेगी। इनका एक ये अलग अलग प्रकार की देखिए कल्चर, संस्कृति जो अलग इनकी है वो अलग बिल्कुल होनी भी चाहिए। देखना, बेद्दा जनजाति चमड़े का कपड़ा पहनते हैं आज भी, सोचना अद्भुत है ना। चमड़े का कपड़ा यानी चमड़े का वस्त्र, चमड़े का वस्त्र पहनते हैं, चमड़े का वस्त्र पहनते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह भी रहा हूँ कि जनजातियों के साथ हमारे सीक्वेंस में आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो लाभ हम आपको पहुंचा के जाएंगे। देखिएगा, तो बेद्दा जनजाति की बात हम कर चुके हैं। अगली जनजाति यानी ये 4 नंबर जनजाति की बात किए हैं। अगला देखिएगा 5वां है तार तार जनजाति। तार तार जनजाति, तार तार जनजाति आपको कहाँ मिलेगी? तो इस जनजाति को आपकी मुलाकात इसकी होगी रूस में। आप रूस जाइएगा तो तार तार नाम की जनजाति आपको मिल जाएगी यहाँ पर। और ये इस जनजाति के लोग भी कच्चे मांस का सेवन करते हैं। फिलहाल एक महत्वपूर्ण बात, मैं एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आपको देना चाहता हूँ कि ये जनजाति शिकार नहीं करती है, शिकार दूसरे से करवाती है और या अन्य प्रकार से लोगों के साथ मेल जोल बना करके ये अपने कार्य दायित्व का निर्वहन करती है। तो तार तार जनजाति की बात होगी। तार तार के बाद देखिएगा हम बात करते हैं आइन, आइन या फिर एनू, आइन या एनू जनजाति, आइन या एनू जनजाति। आइन या एनू जनजाति ये कहाँ आपको मिलेगी? तो आप इसका सीधा जवाब दे दीजिएगा कि ये जापान की जनजाति है। और 7वें नंबर पर अगर हम आ जाएं तो बहुत ही मशहूर जनजाति की बात अब करेंगे, खिरगीज, खिरगीज जनजाति। खिरगीज जनजाति ये आपको मिल जाएगी मध्य एशिया में। मध्य एशिया वही तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जिसकी बात हम कर चुके हैं। खिरगीज जनजाति ये चीज़, ये लोग जो हैं ये खिरगीज जनजाति के, देखो सबका अलग अलग मायने होता है ना, कुछ लोग अलग ऐसा काम करते हैं जिसे हम रोचक जानकारी में शामिल कर लेते हैं। खिरगीज जनजाति के लोग दूध से शराब बनाते हैं साथियों। देखो ये लोग क्या कर रहे हैं? दूध से शराब बना रहे हैं, दूध से शराब बनाते हैं। इनकी शराब बिल्कुल अलग है, पौष्टिक वाली है। दूध से शराब बना रहे हैं और जिसे हम कुमिस कहते हैं। दूध से शराब बनाते हैं जिसे आप क्या कहते हो? कुमिस कहते हो। और ये एक घर इनका जो होता है उस घर को कहा जाता है यूर्त। यूर्त इनका आवास है, आवास या निवास कह सकते हैं, यूर्त इनका आवास है। क्लियर है ना? ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। खिरगीज जनजाति का आवास क्या होता है? जैसे यहाँ इग्लू आपने देखा है, वैसे खिरगीज जनजातियों का आवास क्या होता है? यूर्त होता है साथियों, यूर्त होता है। और अद्भुत बात यह है कि आपकी तरह जो आप मदिरा देख पा रहे हैं अपने मार्केट में, उससे थोड़ी सी हट करके इनकी मदिरा है। और आपको पता है कि दूध संपूर्ण आहार में शामिल होता है। संपूर्ण आहार का मतलब उसमें सब कुछ पाया जाता है। तो यहाँ जो बातें हैं, ये दूध से शराब बना रहे हैं, इसका मतलब पौष्टिक शराब की बात मैं कर रहा हूँ। तो दूध से शराब बनाने का काम इनका है और जिसे हम कुमिस वगैरह कह सकते हैं। इस शराब को हम कुमिस कहते हैं, इसके ब्रांड को हम मान के चलें कुमिस कहते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। तो जनजातियों से इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहली बात, जनजाति का लोकेशन। ज़्यादातर आज तक ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं कि जनजाति फला जनजाति कहाँ की है, उस जनजाति से प्रश्न पूछ लिए गए और सबसे ज़्यादा उसका लोकेशन ही पूछा गया। तो लोकेशन तो आपके सामने मैं इंगित कर रहा हूँ और कुछ जो जरूरी पॉइंट हैं उनको भी बताने का हमारा प्रयास चल रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जहां हम प्रमुख जनजातियों के बारे में समागम ले रहे हैं, जहां हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रमुख जनजातियों संबंधित प्रश्न किस प्रारूप में पूछे जाते रहे हैं और किस तरीके से बात होती है और किस तरीके से हमें उसे याद रखना है। साथियों, इसी कड़ी में हम आपके सामने एक और भी महत्वपूर्ण जनजाति का नाम रख रहे हैं, जिसको कहते हैं बुद्धू। बुद्धू जनजाति आपको कहाँ मिलेगी? पहला तो लोकेशन की ही बात होगी। बुद्धू जनजाति आपको मिलेगी अरब में। अरब कह सकते हैं, अरब प्रायद्वीप कह सकते हैं। और अरब में एक मरुस्थल की चर्चा रहेगी जिसका नाम है रूब अल खली। रूब अल खली, रूब अल खली ये क्या है? मरुस्थल है साथियों। रूब अल खली मरुस्थल तथा रूब अल नफद मरुस्थल, इन दोनों मरुस्थलों का पहली बात संबंध किससे है? तो कहिएगा अरब प्रायद्वीप से या अरब से है। ठीक है, सऊदी अरब कह सकते हैं, यानी उस जगह के हिस्से की बात कर रहे हैं। वहाँ पर एक मरुस्थल आपको मिलेगा रूब अल खली मरुस्थल और दूसरा मरुस्थल मिलेगा रूब अल नफद मरुस्थल। इन दोनों ही मरुस्थलों का संबंध किस जनजाति से रहा है? तो बुद्धू जनजाति से रहा है। ऐसा भी प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। लोकेशन कुछ इस तरीके से, बुद्धू जनजाति कहाँ रहती? तो अरब प्रायद्वीपीय देशों में रहती है। वहाँ तमाम प्रकार के जो भी देश हैं, ईरान, अरब और ये सऊदी अरब, ओमान, है ना, इन सारे देशों में इनका एक फैलाव होता है। तो बुद्धू जनजाति वहाँ आपको मिल जाएगी। फिलहाल इनका काम क्या है? ये तो लोकेशन हो गया मोटा मोटा। दूसरी बात ये कर सकता है कि बुद्धू जनजाति का संबंध किस मरुस्थलों से रहा है? तो रूब अल खली मरुस्थल, रूब अल नफद मरुस्थल से रहा है। दूसरी बात ध्यान देना, अगर आप ईरान जाएंगे ना, ईरान साथियों, ईरान, तो यहाँ आपको दो महत्वपूर्ण मरुस्थल मिलेंगे, दास्त ये कबीर, दास्त ए कबीर, दास्त ये कबीर और दास्त ये लूट, दास्त ये लूट, ये मरुस्थल है ईरान के। और इन मरुस्थलों का भी संबंध इस जनजाति से रहा है। ये स्पेशल बातें। तो निम्नलिखित में से किस मरुस्थल का संबंध बुद्धू जनजाति से है या बुद्धू जनजाति से नहीं है? ऐसा मोटा मोटा प्रश्न एग्जामिनर आपसे कर सकता है। फिलहाल आप समझ चुके हैं साथियों, तो इसलिए मैं इन बातों को पूरी बेहतर ढंग से रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये बुद्धू जनजाति का लोकेशन है और बुद्धू जनजाति का संबंध किन किन मरुस्थलों से रहा है, उन मरुस्थलों के बारे में भी जिक्र किया जा चुका है साथियों। अब देखिएगा, एक खिलाड़ी का नाम आपने सुना होगा, अफरीदी। अफरीदी, लेकिन उनमें तो बड़ी की मात्रा है, लेकिन ये अफरीदी एक जनजाति है। अफरीदी एक जनजाति है। कहाँ की? तो वहीं के जहाँ के अफरीदी क्रिकेटर है, पाकिस्तान के। अफरीदी जनजाति कहाँ मिलेगी आपको? पाकिस्तान में मिलेगी। देखिएगा, जो दास्त ये लूट मरुस्थल हमने बताया है ना, यहाँ से एक प्रश्न हमें याद आया है, हम उस प्रश्न को भी बता दें। यहाँ 120 दिन की हवा चलती है। 120 दिन की हवा किस मरुस्थल में चलती है? तो कहिएगा दास्त ये लूट मरुस्थल में 120 दिन की हवा चलती है। इसे 120 दिन का मरुस्थल भी कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न कभी कभार एग्जाम में आते रहे साथियों। तो अफरीदी जनजाति पाक में रहेगी, यानी पाकिस्तान में रहेगी। लाई जनजाति, लाई को याद कर लीजिए, लाई जनजाति ये आपकी कहाँ रहती है? म्यांमार में। म्यांमार, लाई जनजाति म्यांमार में, वो एक पहाड़ी है जिसका नाम है चिन पहाड़ी, यहाँ रहती है। लाई जनजाति म्यांमार में चिन पहाड़ी पर निवास करती है। देखिएगा, अच्छा, एक अब तो जनजातियों का एक मोटा मोटा लोकेशन समाप्त हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं एक जनजाति अपने भारत की, गोंड जनजाति, जिसका सर्वाधिक निवास स्थान या मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश को माना जाता है। जनजातियों का कल्चर समझना, जाते जाते आपको थोड़ा सा मुस्कुराने का अवसर देते हैं। ये जो गोंड जनजाति, इनके कल्चर की बात हम करेंगे। देखिएगा, गोंड जनजाति, इनके कल्चर की बात करें, इनके संस्कृति की बात करें, तो हर जनजातियों का अपना अपना मानने है और अपनी अपनी परंपरा है साथियों। अपने अपने मायने, अपने अपने दृष्टिकोण है, अपनी अपनी परंपराओं के साथ वो अपना अलग अलग निर्वाहन करना चाहते हैं। इनका देखिएगा, इनके अंदर विवाह की प्रक्रिया समझना। एक विवाह होता है भगोली विवाह। भगोली विवाह, विवाह की बात कर रहा हूँ, शादी की बात कर रहा हूँ। भगोली विवाह, इसमें जानते हो क्या होता है? इसमें होगा क्या? लड़का लड़की को भगा ले जाएगा, लड़का लड़की को भगाएगा, लेकिन उसे बुरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्यार से यदि लड़की को जबरदस्ती नहीं ले जाया जाए, प्रेम से ले जाया जाए, प्रेम से भगा करके ले जाया जाए, तो इन जनजातियों में उसे विशेष प्रकार की परंपरा के तहत उसे एक अलग नाम दे करके भगोली विवाह करके शादी करा दिया जाएगा। है ना अद्भुत? कितने लोग सोच रहे होंगे सच में ऐसा विवाह हमारे यहाँ भी होता, कार्ड पे छपवा दिया जाता भगोली विवाह, लेकिन ऐसा है नहीं अपने यहाँ। ये जनजातियों का मसला है तो अपने भारत की,
देखना, इस जनजाति में अगर लड़का लड़की को भगा के ले जाता है, लड़की स्वेच्छा से भागेगी भाई, भाग के जाएगी, स्वेच्छा से भागेगी, ऐसा नहीं जबरदस्ती ले जाए, जबरन नहीं ले जाना है। तो इस विवाह को, ऐसी वैवाहिक प्रक्रिया को संपादित करने के लिए इस जनजाति ने स्पेशल व्यवस्था बना रखी है और उसे एक नामकरण किया है उसका भगोली विवाह के नाम से। तो ये हो गया भगोली विवाह का लेखा जोखा। अगला देखिएगा, एक है विवाह पठौनी विवाह। पठौनी विवाह, विवाह का नाम ही लिख दे रहे हैं हम आपके सामने, फिर बताते हैं। एक है चढ़ विवाह, एक है दूध लौटावा विवाह। दूध लौटावा विवाह, ये लीजिए। इनके पास ये 4 प्रकार के महत्वपूर्ण विवाहों का ये संपादन करते हैं और सुन करके आपको बिल्कुल अद्भुत लगेगा। देखना, भगोली विवाह में लड़का लड़की को भगा के ले जाएगा, स्वेच्छा से शादी करेगा, वो अलग हो गया। पठौनी विवाह में जानते हो क्या है? पठौनी विवाह में लड़की के घर से बारात आएगी, लड़की बाराती बन के आएगी, ना कि दूल्हा बारात लेके जाएगा। यहाँ सोचिए, यानी यहाँ लड़की के घर से बारात आएगी, लड़की के घर से बारात आएगी, इसे कहते हैं पठौनी विवाह। अगर लड़की के घर से लड़के के घर बारात जाएगी तो इसे पठौनी विवाह कहेंगे। इस गोंड जनजाति की इस परंपरा में ये शामिल है। ऐसी तमाम जनजातियों की अपनी अपनी परंपराएं हैं, उनके रीति रिवाज हैं, और हम अपने भारत के दृष्टिकोण में जब आएंगे तो ऐसी महत्वपूर्ण जनजातियों के एक एक बारीकी को समझने का प्रयास करेंगे। हमें पूरी दुनिया का क्या लेना देना, फिलहाल हमारे जो प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का लेखा जोखा हम साथ रखेंगे। फिलहाल जब अपने भारत आएंगे तो अपने भारत के संबंध में हर जनजाति के बारे में, उनके रीति रिवाजों के बारे में बेहतर ढंग से आकलन करेंगे। चढ़ विवाह का मतलब क्या होता है आप देखना। चढ़ विवाह का मतलब बर जाएगा, यानी लड़का बारात लेके जाएगा, लड़का बारात लेकर जाएगा, बारात लेकर जाएगा, समझ गए ना। ये उल्टा चढ़ विवाह है। दूध लौटावा विवाह, इसको समझ लो। दूध लौटावा का मतलब होता है ना, भाई का पुत्र, भाई का पुत्र और बहन की पुत्री, इसका मतलब समझ रहे हैं। अब अगर इस भाई का कोई लड़का होगा और इसकी कोई पुत्री होगी बहन की, तो वाकई में इस लड़के की तो ये तो बुआ लगेंगी, और इनके जो पुत्र होगा इसका तो भाई लगेगा, भाई बहन का नाता होगा इनका। फिलहाल ऐसा नहीं है। इनका मानना है कि हम इसे दूध लौटावा विवाह कर देंगे, यानी भाई के बेटे की शादी बहन की पुत्री से कर देंगे, या बहन के बेटे की शादी भाई के पुत्री से कर देंगे। इसे हम क्या कहते हैं? दूध लौटावा विवाह। अद्भुत परंपराओं का संयोजन है हमारी जनजातियों का। हमारी जनजातियों का अपना एक विशेष कल्चर है। ये अलग अलग प्रकार से रीति रिवाज मनाते हैं, इनके अलग अलग देवी देवता होते हैं, उनके हिसाब से अपने जीवन का संचालन ये करते हैं और करते रहेंगे। फिलहाल हमारी बातें अब यहाँ है कि हम एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजातियों को चर्चा में ले चुके हैं, प्रमुख जनजातियों के बारे में जान चुके हैं। बाकी रही जो जनजातियां जो हमारे भारत से बिलोंग करती हैं, हम उसे भारत के भूगोल में देखेंगे। फिलहाल हम जहां एशिया महाद्वीप पढ़ रहे हैं, एशिया महाद्वीप पार्ट एपिसोड 5, बस आपसे थोड़ी देर के लिए ही मुखातिब रहा और बहुत ही छोटा सा कंटेंट रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यकीनन हमें विश्वास है कि आपको ये कंटेंट बेहतर लगा होगा। यकीनन हमारा दृष्टिकोण, हमारी मेहनत आपको सार्थक लगी होगी साथियों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं हम आपसे नए एपिसोड में, इंतजार करते रहिएगा। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।